हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव, जो कि स्पेशली सीटेट के लिए है। इसके अलावा सीटेट के लिए हम 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं, यानी कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड, और ये चैप्टर तीसरा है हमारा। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें, वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आज की बात करें, यानी कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित, तो आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, इसके अलावा वातावरण संबंधी कारक और आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांतों को भी जानेंगे। और लास्ट में हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकें या इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी समझ है वो कितनी विकसित हो चुकी है उसको आप लोग जान सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अगर पसंद आती है या इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी लाभ होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं आनुवंशिकता किसे कहेंगे। यानी कि माता पिता तथा पूर्वजों से विरासत में प्राप्त गुण, मतलब एक बच्चे को अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से जो भी गुण प्राप्त होते हैं वो आनुवंशिकता कहलाता है। और आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास को आधार प्रदान करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मानव का व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं आनुवंशिकता से जो प्राप्त गुण होते हैं उन्हीं के आधार पर होता है। इसके अलावा सरल भाषा में अगर हम कहें तो एक बच्चे को अपने माता पिता तथा पूर्वजों से जो भी गुण मिलते हैं, यानी कि मनुष्य में ऐसे गुण जो उसमें जन्मजात निहित होते हैं, वो वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ परिभाषाओं पर। तो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। ये परिभाषा दी हुई है जेम्स ड्रेवर ने। यानी कि इनका भी कहने का मतलब यही है कि जो भी शारीरिक या मानसिक विशेषताएं होती हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलती हैं, तो वही आनुवंशिकता कहलाता है। और अगली परिभाषा है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब वही है कि जो भी गुण हमें माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के भी गुण मिलते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वंशानुक्रम कहलाती हैं। और ये परिभाषा दी हुई है एच ए पेटरसन एंड वुडवर्थ ने। इसके अलावा एक और काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसको आप लोग लिख लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लिखी नहीं है। तो परिभाषा वो, यानी कि जो बी.एन. झा की एक परिभाषा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। तो इस परिभाषा को भी आप लोग लिख लेंगे, और ये परिभाषा दी है बी.एन. झा ने। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे हम जानेंगे आनुवंशिकता का प्रभाव, यानी कि आनुवंशिकता का प्रभाव क्या होता है। तो आनुवंशिकता का प्रभाव शारीरिक लक्षणों पर भी पड़ता है, एंड इसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है और चरित्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शारीरिक लक्षणों की अगर बात करें तो आनुवंशिक गुणों के आधार पर ही एक व्यक्ति का रंग रूप, शारीरिक गठन, उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, एंड उसके जो आँखों का कलर होता है, बालों का कलर होता है, ये सारी चीज़ें आनुवंशिकता के आधार पर ही होती हैं। एंड इसके अलावा बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसी बौद्धिक क्षमता हमारे माता पिता या पूर्वजों की रही होती है, कहीं ना कहीं वैसी ही बौद्धिक क्षमता उनके संतानों की भी होती है। एक कथन है गोडार्ड का, उन्होंने कहा है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता का भी प्रभाव कहीं ना कहीं आनुवंशिक गुणों पर होता है। उसके अलावा अगला है चरित्र पर प्रभाव। तो चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। जो भी पूर्वजों का जिस तरीके का चरित्र होता है, यानी कि माता पिता या जो भी पूर्वजों के जैसा भी चरित्र रहा होता है, उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। उसके बाद आगे बात करते हैं वंशानुक्रम के
सिद्धांत या नियम। तो यहाँ पर पहला नियम या सिद्धांत कह सकते हैं लिखा हुआ है समानता का नियम, और उसके बाद लिखा है विभिन्नता का नियम। तो समानता के नियम से मतलब है कि समान गुणों वाली संतान उत्पन्न होना। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता के समान गुणों वाली संतान उत्पन्न होती है, जिसे हम समानता का नियम कहेंगे। विभिन्नता का नियम ये बताता है कि जो संतानें होती हैं वो बिल्कुल ही समान रूप से माता पिता जैसी नहीं हो सकती, यानी कि उसमें कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। एंड इसके अलावा प्रत्यागमन का नियम। तो प्रत्यागमन का नियम का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो संतानें हैं वो माता पिता के विपरीत गुणों वाली हो जाती हैं, तो ये नियम प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। और इसके अलावा ये जो तीनों नियम हैं ये मेंडल ने दिए हैं, उन्होंने ही अपने प्रयोग में बताया था कि समानता का नियम और विभिन्नता का नियम भी होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रत्यागमन का नियम, यानी कि जो संतानें हैं वो माता पिता से विपरीत गुणों वाली उत्पन्न होती हैं। एंड उसके अलावा जो अगला है बीज कोष की निरंतरता का नियम। ये नियम बीजमैन ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि जो भी गुण हमें पूर्वजों से आंतरिक रूप से मिलते हैं वही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। उसके बाद अगला नियम है उपार्जित गुणों के संचरण का नियम, और ये नियम दिया था लैमार्क ने। उनका ये कहना था कि वातावरण का सीधा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति के कारण यदि किसी प्राणी का कोई अंग अधिक विकसित होता है, यानी कि अधिक क्रियाशील होता है, तो वो अधिक विकसित हो जाता है, और कोई अंग अगर कम क्रियाशील रहता है तो वो आने वाली पीढ़ी में पूरी तरीके से लुप्त हो जाता है। और उन्होंने इस तरीके से एक जिराफ का एग्जाम्पल भी बताया था। उनका कहना था कि जो जिराफ है उसकी जो गर्दन है वो पहले इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, क्योंकि वो जो जिराफ है वो घास फूस खाते थे, तो जब पृथ्वी की सारी घास समाप्त हो गई तो वो पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करके पत्तियों को तोड़ करके खाते थे। इस तरीके से उनकी गर्दन अधिक क्रियाशील रहती थी और वह धीरे धीरे लंबी होती चली गई, जो कि मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों में वही गुण हस्तांतरित होते चले गए। तो ये नियम दिया था लैमार्क ने। उसके बाद अगला नियम है जैव सांख्यिकी का नियम। जैव सांख्यिकी का नियम गाल्टन ने दिया था, और गाल्टन का ये कहना था कि 1/2 गुण हमें माता पिता से मिलते हैं, 1/4 दादा दादी से, और 1/8 परदादा परदादी से। इसके अलावा जो 1/16 गुण हैं वो हमें शेष पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। और अगला नियम है प्राकृतिक वर्ण का नियम। ये नियम दिया था डार्विन ने, और उनका ये कहना था कि जो भी प्रकृति के साथ सर्वाइव कर पाता है, यानी कि जो भी परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल लेता है वही जीवित रहता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं उत्तम जीविता का नियम। और मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत, यानी कि वंशानुक्रम सिद्धांत को मेंडल ने दिया है। उसके बाद आगे बात करते हैं वातावरण की। तो वातावरण के अंतर्गत मानव जीवन तथा उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक आते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे आनुवंशिक गुणों की, तो आनुवंशिक गुण हमें अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं। उसके अलावा जो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मानव जीवन को बाहरी रूप से भी प्रभावित करते हैं, वह कारक मतलब उन कारकों को हम वातावरण कहते हैं। एंड वातावरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। यानी कि एक व्यक्ति को आनुवंशिक गुण भी प्रभावित करते हैं, उसके अलावा उसे बाह्य गुण भी प्रभावित करते हैं। तो जो बाहरी तत्व होते हैं वही वातावरण कहलाता है, और ये परिभाषा दी हुई है वुडवर्थ ने। एंड अगली परिभाषा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब वही है कि जो भी बाहरी शक्ति या जो भी बाह्य कारक हैं हमें प्रभावित करते हैं वह सब क्या है, वातावरण। और ये परिभाषा है रॉस की। अगला है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये कहा है वॉटसन ने। यानी कि वॉटसन का कहने का मतलब ये है कि एक नवजात शिशु मुझे दे दो तो मैं उसे जैसा एनवायरनमेंट दूंगा, यानी कि जैसा वातावरण उसे मिलेगा, तो उसी हिसाब से वह डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बन सकता है।
उसके बाद आगे बात करेंगे वातावरण का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो शारीरिक लक्षणों पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जो कद होता है वो छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लोगों का कद जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है और व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसा उसे एनवायरनमेंट मिलेगा उसका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का हो जाता है। और मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा हमारा वातावरण होगा, यानी कि जैसा हमें समाज मिलेगा, जैसे लोगों के बीच में हम रहेंगे, उसी प्रकार का हमारा मानसिक विकास होता है। और बुद्धि की बात करें तो बुद्धि भी, यानी कि बौद्धिक क्षमता अच्छी भी है अगर आनुवंशिक रूप से, फिर भी अगर हमें एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता तो वो बौद्धिक क्षमता किसी काम की नहीं है, यानी कि बुद्धि पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा जन्म से बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट है, फिर भी अगर बाद में उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता तो उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। अब हम बात कर लेते हैं वातावरण संबंधी कारक, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। तो भौतिक कारकों की बात करें तो भौतिक कारक भी मतलब प्रभावित करते हैं मनुष्य को, क्योंकि ऐसा देखा जाता है काफ़ी टाइम, मतलब कुछ ऐसी भौगोलिक स्थितियां भी होती हैं, यानी कि ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, स्वस्थ होते हैं गर्म प्रदेश वाले लोगों की अपेक्षा। तभी ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि जो यूरोपीय कंट्री हैं वो अधिक डेवलप्ड हैं, जबकि जो अफ्रीका की कंट्री हैं वो कम डेवलप्ड हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अफ्रीका में। तो मतलब गर्म क्षेत्रों के लोग जब काम करते हैं तो काम करने में पसीना आता, चिड़चिड़ाहट होती है, तो उतना ज़्यादा काम हो नहीं पाता है, जबकि ठंडे प्रदेशों के लोग काम करते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ाहट होती नहीं, क्योंकि गर्मी नहीं लगती। तो जब काम ज़्यादा होगा तो विकास भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि समाज भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक प्राणी के जीवन में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज का प्रभाव उस पर पड़ता है, यानी कि जैसे समाज में वह रहता है उसी तरीके का उसका रहन सहन, खान पान आदि चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सामाजिक प्रभाव भी, यानी कि सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं मनुष्य को। और आर्थिक कारक की अगर बात करें तो आर्थिक कारक भी एक मनुष्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वह अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर पाता है, यानी कि खान पान से लेकर रहना या पढ़ना लिखना आदि चीज़ों को वह अगर कम्प्लीटली नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसे ना खाना अच्छा मिल रहा है ना ही उसे अच्छी शिक्षा मिल पा रही है आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं वह भी मनुष्य को प्रभावित करता है। और एक अर्थशास्त्री हैं नर्क से, उन्होंने कहा भी है कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यानी कि गरीबी के कारण ही वह व्यक्ति गरीब रह जाता है, यानी कि उसी दुष्चक्र में फंसता रहता है, अपनी बेसिक ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाता है। स्वास्थ्य इस कारण से कभी कभी अगर उसका ख़राब होता है तो वह स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को भी प्राप्त नहीं कर पाता पैसे की वजह से। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कारक भी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसकी संस्कृति कैसी है, धार्मिक जो कार्य होते हैं, आचार विचार या पूजा पाठ संस्कार जो भी हैं, ये सारी चीज़ें एक मनुष्य को प्रभावित करती हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व, यानी कि इन सारी चीज़ों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के मध्य वंशानुक्रम तथा वातावरण के मध्य परस्पर निर्भरता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। ये बालक के विकास तथा शिक्षा को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं, यानी कि अगर वंशानुक्रम अच्छा है तो उसे वातावरण भी अच्छा मिले, तभी कहीं ना कहीं उसका विकास अच्छे तरीके से होगा। अगर वंशानुक्रम अच्छा होने के बावजूद भी अगर वातावरण अच्छा नहीं मिलता तो उसका विकास फिर उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। आगे बात करते हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है।
जिससे बालक की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात भी सही है कि यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी चीज़ों के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। यानी कि शारीरिक रूप से अगर बच्चा अच्छा भी है तो बाद में उसे वातावरण भी अच्छा मिलना चाहिए, तभी वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएगा और उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। यानी कि जब शारीरिक रूप से स्वस्थ है तभी उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, और मानसिक विकास अच्छा है तभी संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, और मानसिक और संवेगात्मक विकास अच्छे होने से उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा आगे बात करें तो बालकों को समझ कर ही उसे दिशा निर्देश दिया जा सकता है। यानी कि जब हम बालकों की बौद्धिक क्षमताओं को जान लेते हैं, उनकी रुचियों अभिवृत्तियों को जान लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। आगे है आनुवांशिकी क्षमताओं के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है। वही बात है कि जब हम उनकी बालकों की क्षमताओं को जान लेंगे तो उसी के हिसाब से उसे वातावरण प्रदान करवाएंगे, जिससे कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रतिभाशाली बनाया जा सके। अब हम बात करेंगे वंशानुक्रम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पर। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता से होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और गुणों के जो वाहक होते हैं वो जीन्स होते हैं, और माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः 46 होते हैं, और इसमें जो है एक 21वें गुणसूत्र के जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से ही इससे प्रभावित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। उसके बाद अगला है पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त करने से होने वाले बालक में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। यानी कि पिता से अगर एक अतिरिक्त गुणसूत्र मिलता है तो ऐसी कंडीशन में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है, और इससे प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसमें पुरुष के लक्षणों में थोड़ी सी कमी पाई जाती है, यानी कि स्त्रियों के भी लक्षण उसमें थोड़े बहुत दिखाई देते हैं। एंड अगला, यदि बालिका शिशु को एक्स ओ गुणसूत्र का जोड़ा मिलने पर एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि यदि एक एक्स क्रोमोसोम्स का अभाव हो जाने के कारण टर्नर सिंड्रोम होता है। और आगे देख लेते हैं हीमोफीलिया। ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है, इसे राजघराने की बीमारी भी कहा जाता है। और ये बीमारी होने पर क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि छोटी भी चोट अगर लग जाती है तो रक्त का बहना आसानी से नहीं रुकता है, क्योंकि इसमें जो रुधिर का थक्का जमाने वाली प्रोटीन होती है प्रोथ्राम्बिन, उसका अभाव पाया जाता है। अगला है वर्धांधता। ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है और इसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का। तो हमने आप लोगों को बताया है कि जो मानव का व्यक्तित्व है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्न में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती, और निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो समान रूप से तो प्राप्त
करना ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा यानी कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा मतलब कहने का मतलब है कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती, यानी कि जो बौद्धिक क्षमता होती है क्योंकि वो आनुवंशिक मिलती है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या फिर उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इन प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा, यानी कि पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं तो वैसी ही समस्याएं उनके बच्चों में भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि बुद्धि लब्धांक वो अपना अलग अलग होता है। और अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो अनुभव है वो मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करेगा। और अगला है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी गलत है, क्योंकि विद्यालयीकरण का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, या फिर वातावरण एवं पालन पोषण से। तो प्रकृति पोषण विवाद ये संबंधित है आनुवंशिकी एवं वातावरण से। यहाँ पर प्रकृति का मतलब है आनुवंशिकी और पोषण का मतलब है वातावरण। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है? तो अभी मैंने बताया, यानी कि प्रकृति का मतलब होता है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचकाएं, यानी कि जो भी उसके आनुवंशिक गुण होते हैं वो प्रकृति कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी: वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो लड़की है वो खेल कूद में अच्छी है और उसके माता पिता उसे एनवायरनमेंट भी वैसा ही दे रहे हैं। तो ये परिणाम होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वीडियो अगर पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।